Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1 Unit 4 Multiple Choice Questions. So अभी तक हमने फार्माकोलॉजी फर्स्ट के 3 यूनिट्स के जो पॉसिबल एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया एंड देन हमने स्टार्ट किया था 4th यूनिट के एमसीक्यूज के बारे में। तो अभी तक हमने टोटल 100 एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो जिनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 के जनरल एमसीक्यूज। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ कैप्टोप्रिल मे बी एंटागोनाइज्ड और रिड्यूस बाय कैप्टोप्रिल ड्रग है, किसकी ड्रग है, डायूरेटिक ड्रग है ये, ठीक है। यूरेसिस कोज करती है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो इसका जो एक्शन होता है वो किसके थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स के थ्रू, लूप डायूरेटिक्स के थ्रू, एनसेट्स के थ्रू, या सल्फोनाइल यूरिया हाइपोग्लाइसेमिक्स के थ्रू। यानी कि इसके इफेक्ट को हमें एंटागोनाइज करना है, अपोजिट करना है। तो ये तो इसके इफेक्ट को बढ़ा देगा क्योंकि ये भी डायूरेटिक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर भी आपके डायूरेटिक होता है, ये भी एक्शन को बढ़ा देगा। एनसेट्स जो होते हैं ये इसके अपोजिट काम करेंगे, ठीक है। एनसेट्स क्या करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है बेसिकली, और ये क्या करती है, यूरिन आउटपुट को कम करने का काम करती है, तो इसके इफेक्ट को एंटागोनाइज करती है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक में तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को गेन करना चाहते हैं, बिकॉज इंसुलिन जो रहता है वो यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, जिस वजह से क्या होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहता है। हम नहीं चाहते कि ज्यादा यूरिनेट हो, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर यूरिनेशन को हम कम करना चाहते हैं, तो ये भी वैसे अपोजिट ही काम करता है, यूरिनेशन को कम ही करता है, लेकिन इसका हाइपरटेंशन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट रिसेम्बल्स the psychoactive constituents of Steve Jones work in terms of proposed mechanism of action, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिसेंबल करती है, उनके जैसा एक्शन देती है, साइकोटिक्स के जैसा, ठीक है। और यहाँ पर स्टीव जोन वर्थ जो रहता है उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके जैसा एक्शन देती है। मतलब कौन सी साइकोटिक ड्रग है आपको बेसिकली ये बताना है। तो एल्प्राजोलम नहीं है, लिवोडोपा नहीं है, मिथाइल फेनिडीन नहीं है, फ्लुओक्सेटिन आपके एंटी साइकोटिक मतलब साइकोटिक ड्रग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ टायरामीन, टायरामीन जो है किस रिसेप्टर पर काम करता है? तो आपके पास ऑप्शन है गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स पर, गट एंड लीवर कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरीज एंजाइम पर, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक नर्व टर्मिनल्स पर, या प्री गैंग्लियोनिक पर। नहीं, पोस्ट सिनेप्टिक जो नर्व एंडिंग्स होती है, नर्व टर्मिनल्स होती है गैंग्लियंस की, उन पर टायरामीन आपका काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन यूज्ड इन द ऑप्थेल्मोलॉजी but causes mydriasis and cyclopegia which is lasting more than 24 hours, ठीक है। आपको ये बताना है कि एक ड्रग है जो यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आइस के अंदर यूज करते हैं। पहली चीज आइस की बात हो गई, तो एट्रोपिन हमको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। उसके अलावा ये ड्रग आपके माइड्रियासिस भी कर रही है और साइक्लोप्लेजिया भी कर रही है, तो यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होनी चाहिए, तो ये एंटीकोलिनर्जिक भी यही है। तो करेक्ट आंसर वैसे तो एट्रोपिन हो जाएगा। बाकी आप एलिमिनेशन रूल भी यहाँ लगा सकते हो। इकोथायाफेट आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक है, इड्रोफोनियम आपके कोलिनर्जिक है, एफ्रिडीन आपके सिंपथेटिक है, ठीक है। सिर्फ ये है आपके एट्रोपिन जो यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो आप एलिमिनेशन रूल लगाकर भी आंसर निकाल सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दैट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, चारों ही देते हैं, इनमें से मोस्ट लाइकली टू एग्रीवेट एंजाइना पेक्टोरिस, इनमें से चारों में से एंटी हाइपरटेंसिव और उसके अंदर भी एंजाइना पेक्टोरिस के लिए कौन सी ड्रग है जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ पर यूज होती है? सो ऑप्शन है आपके पास क्लोनिडीन, गुएनिथिडीन,
हाइड्रालाजीन और मिथाइल डोपा। वैसे ये सारे ड्रग भी हम एंजाइना के लिए देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एग्रीवेटेड इफेक्ट किसका देखने को मिलता है? हाइड्रालाजीन का, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दैट आफ्टर एन आईवी बोलस इंजेक्शन, इंट्रावेनस बोलस इंजेक्शन दे रहे हैं लिडोकेन का, ठीक है, द मेजर फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनिंग इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन आर। तो हमें बताना है कि वो कौन से मेजर फैक्टर है जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिडोकेन के आईवी इंजेक्शन की बात हो रही है कि लिडोकेन का जब हम इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं तो इनिशियली जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन होती है लिडोकेन की, उसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? डोज, ऑब्वियस सी बात है कि कितनी डोज दिया आपने, और उसका क्लियरेंस। सेकेंड है कि डोज और उसका अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना वो आपके प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके बेसिस पर उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिसाइड होगी। क्लियरेंस के बेसिस पर तो उसका एलिमिनेशन रेट या एलिमिनेशन डिसाइड होगा। अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस, क्लियरेंस नहीं है, क्लियरेंस एंड हाफ लाइफ क्लियरेंस नहीं है, तो क्लियरेंस नहीं है, एलिमिनेशन रूल भी लगा सकते थे कि 3 बार क्लियरेंस आया और क्लियरेंस नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is question number 7 that the diuretics that increase the delivery of poorly absorbed solutes to the thick ascending limb of the nephron include। आपको वो डायूरेटिक यहाँ पर बताना है जो कि क्या करता है, जो पुअरली अब्सॉर्ब सॉल्यूट्स होते हैं उनकी ड्रग डिलीवरी को इंक्रीज कर देता है। किसके अंदर? नेफ्रॉन की जो थिक असेंडिंग लिम्ब होती है उसके अंदर सॉल्यूट को पुअरली, उनकी जो सॉल्यूट की पुअरली अब्सॉर्बेंस होती है उसको ये यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। सॉल्यूट को ऑब्जॉर्ब करके बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरेटिक एक्शन, डायूरेटिक एक्शन देखने को मिलता है। तो आपके ऑप्शन हैं फ्यूरासेमाइड, इंडेपामाइड, स्पाइरलेक्टोन एंड मैनिटोल। देखो ये तो आपके आयन चैनल्स पे काम करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पुअरली सॉल्यूट्स को ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। स्पाइरलेक्टोन जो है ये आपके, ये भी नहीं करेगा। सिर्फ मैनिटोल, बेसिकली क्या होता है, मैनिटोल जो होता है वो सॉल्यूट को ऑब्जॉर्ब करके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके डायूरेटिक एक्शन यहाँ शो करता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल की पॉइजनिंग हो गई है तो क्या देंगे? अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा आपने मिथेनॉल ले लिया तो डाइसल्फाम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है, अल्कोहल पॉइजनिंग में देते हैं नहीं। नेल्ट्रोक्सेन, नेल्ट्रोक्सेन देते हैं हम नार्कोटिक्स की पॉइजनिंग में, तो ये भी नहीं। इथेनॉल, तो करेक्ट आंसर इज सी, इथेनॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दैट रिक्रिएशनल यूज ऑफ ए ड्रग समटाइम्स लीड्स टू डिपेंडेंस। कभी कभी क्या करते हैं हम ड्रग्स को बार बार यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमें उसकी डिपेंडेंस हो जाती है, ठीक बात है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू कोज फिजिकल डिपेंडेंस। इनमें से कौन सी ड्रग है, ठीक है, जो यहाँ पर फिजिकल डिपेंडेंस सबसे कम करती है? ठीक है, साइकोटिक हो सकती है, फिजिकल डिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है कि फिजिकल डिपेंडेंस नहीं करती वो। तो आपके पास है अल्कोहल विच इज एक्साइटेटरी नेचर। अल्कोहल हैज अ डायरेक्ट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन अ सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस। नहीं, सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अल्कोहल इज एन टेराटोजेनिक, बिल्कुल सही बात है। मदर को कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पर अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। इवन अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रही है तो भी नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज अल्कोहल अगर हम कंज्यूम करते हैं तो लो आईक्यू बेबीज यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो इसलिए अल्कोहल टेराटोजेनिक होता है और फिजिकल डिपेंडेंस ये यहाँ पर कर देता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, है ना। तो इस वजह से आपको ये ड्रग नहीं लेनी है। एक्साइटेटरी तो होता ही है नेचर में, बाकी दिस अल्कोहल इंक्रीज ईडीए प्रोडक्शन नहीं। तो करेक्ट आंसर है कि अल्कोहल इज एन टेराटोजेनिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दैट दिस एजेंट इज करंटली द फर्स्ट चॉइस ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ abscess seizure as well as partial and primary generalized and tonic clonic seizure। आपको इन चारों में से वो ड्रग बतानी है जो कि एब्सिसेंस सीजर में काम आती है, पार्शियल सीजर में काम आती है, जनरलाइज सीजर में काम आती है, टोनिक क्लोनिक सीजर में काम आती है। हर तरीके के सीजर में आप इसको दे सकते हो। तो ऑप्शन है कार्बामाजेपिन, क्लोनाजेपिन, इथोसक्सिमाइड एंड वेल्प्रोइक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेल्प्रोइक एसिड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 दैट इफ वन पेशेंट इज टेकिंग एमिट्रिप्टाइलिन, एक पेशेंट है वो एमिट्रिप्टाइलिन ले रहा है जो कि आपके क्या है एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पर है, डिप्रेशन को ठीक कर रहा है, ठीक है। दूसरी आपका पेशेंट है जो आपके क्लोरप्रोमाजिन ले रहा है जो भी आपके एंटी डिप्रेसेंट है। तो दोनों क्या फील करेंगे, एक एमिट्रिप्टाइलिन ले रहा है एक क्लोरप्रोमाजिन ले रहा है, तो दोनों के अंदर एक पर्टिकुलर सिम्टम है जो सेम देखने को मिलेगा, कॉमन देखने को मिलेगा, वो क्या है? एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन, गायनेकोमेस्टिया एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट पोस्चुरल हाइपोटेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। Next is question number 12 that the phenothiazine have a variety of actions at a different receptor type, कि आपके फिनोथायजीन जो ड्रग होती है ना वो अलग अलग रिसेप्टर पर अलग अलग एक्शन देती है, ठीक है। However, they do not appear to interact the ऑफ, लेकिन फिर भी वो इन पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। कौन सा है वो रिसेप्टर? तो फिनोथायजीन आपके डोपामीन पे काम करती है, हिस्टामीन पे काम करती है, और नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे भी काम करती है। किस पे काम नहीं करती? निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम नहीं करती। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कोजेज ट्रिमर, ट्रिमर करता है। थायराइड इनलार्जमेंट, थायराइड ग्लैंड को इनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है। ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि डब्ल्यूबीसी का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा देता है। एंड दिस ड्रग इज टेकिंग इज मोस्ट लाइकली टू, ठीक है। और ये जब ड्रग लेते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर एक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब इनमें से कौन सी ड्रग है जो ट्रिमर्स के लिए, थायराइड इनलार्जमेंट के लिए और ल्यूकोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट आंसर इज क्लोमाजेपीन, हेलोपेरिडोल, इमिप्रामीन एंड लिथियम। सो करेक्ट आंसर इज लिथियम। लिथियम के केस में मोस्टली आपको थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा और साथ में ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। लिथियम जो होती है यहाँ पे हमारी क्या होती है, एंटी मेनिक ड्रग होती है और मेनिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 दैट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज, बेंजोडाइजेपिन जो आपकी ड्रग होती है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सो ऑप्शन है कि इट एक्टिवेट्स द गाबा बी रिसेप्टर्स, एंटागोनाइजिंग, बेंजोडाइजेपिन का आपको सभी को पता है ना कि क्लोरीन चैनल के थ्रू काम करता है, क्लोरीन चैनल्स को ओपन करके, ठीक है, नर्व एंडिंग्स पर और फिर फंक्शन करता है, पता ही हमें, बाकी देख लो ऑप्शंस। एंटागोनाइजिंग ऑफ ग्लाइसिन रिसेप्टर्स, अच्छा, इन द स्पाइनल कोड, बिल्कुल गलत। ब्लॉकेज द एक्शन ऑफ ग्लूटामीन एसिड, बिल्कुल गलत। इंक्रीज द गाबा मीडिएटेड क्लोरीन आयन कंडक्टेंस, तो क्लोरीन आयन के कंडक्टेंस को बढ़ा करके फंक्शन करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 दैट अ ड्रग दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म एंड विल आल्सो एटेन्यूएट द रिवर्सिबल एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स ऑफ द न्यूरोलेप्टिक्स इज, एक पर्टिकुलर ड्रग आपको बतानी है जो कि पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, ठीक है। साथ में जो न्यूरोलेप्टिक्स इफेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा पेरिमिडल साइड इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, उनको ये रिवर्स कर देती है, अच्छा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल पार्किंसन के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे यहाँ पर और पार्किंसन ट्रीट भी हो जाएगा। तो वो कौन सी ड्रग है? एमेंटाडीन, लीवोडोपा, पर परगोलाइड और ट्राईहेक्साइल पिरिडीन। करेक्ट आंसर इज ट्राईहेक्साइल पिरिडीन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 16 that the characteristic of one daily dosing with the aminoglycoside compare with the conventional dosing protocol include, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड की डेली डोज ले रहे हैं एक, और यहाँ पर हर 6 से 12 घंटे के अंदर इसकी एक कन्वेंशनल डोजिंग ले रहे हैं, तो क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज ड्रग अपटेक इनटू द रीनल कॉर्टेक्स, धीरे धीरे रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ड्रग का अपटेक कम होता जाएगा। हायर पीक सीरम ड्रग लेवल टू द एमआईसी रेशियो, कि आपके प्लाज्मा के अंदर, सीरम के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि रीअपटेक यहाँ पे अपटेक नहीं हो रहा ना किडनी के अंदर, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड है कि पोस्ट एंटीबायोटिक एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक का एक्शन देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। सो सारे ऑप्शन सही है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 that a young mother is breastfeeding her 2 months old infant, which one of the following drug situations involving the mother is the most likely to be safe in the nursing infant? एक यंग मदर है, 2 महीने की अपने बच्चे को फीड करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है,
तो उस टाइम पे कौन सी ड्रग है जो हम सुटेबल बताएंगे पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए, पर्टिकुलर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और वो इन्फेंट को यहाँ पर सेफ होनी चाहिए, इन्फेंट को के अंदर मतलब मिल्क के थ्रू सिक्रीट होकर के नहीं जानी चाहिए। तो आपके पास ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन फॉर द लाइम डिजीज, मेट्रोनिडाजोल फॉर द ट्रेकिमनियोसिस, नाइस्टीटीन फॉर द ड्रग इन्फेक्शन यीस्ट इन्फेक्शन, फेंटेरामीन विच इज यूज फॉर द वेट रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ड्रग यूज की जाएगी वो है आपके नाइस्टीटीन, ठीक है, जो कि यीस्ट के इन्फेक्शन के अंदर यूज होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next is question number 18 that the cocaine intoxication has become a common problem in the hospital's emergency room. Then which one of the following drug is not likely to be any value in the management of cocaine overdose? क्या कह रहे हैं कि कोकेन ड्रग ली आपने, उसकी टॉक्सिसिटी हुई और इतनी ज्यादा ले ली कि हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में जा पहुंचना पड़ा। तो अब हम कौन सी यहाँ पर ड्रग देंगे जो कि कोकेन की ओवरडोज के अंदर ट्रीट की जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस होंगे। वैसे यहाँ पे नोट नहीं आना चाहिए, हमको ये बताना है कि कोकेन के ओवरडोज के अंदर उसके मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग यहाँ पर यूजफुल होगी। तो कोकेन बेसिकली नार्कोटिक है, तो हमें एंटी नार्कोटिक ड्रग की फॉर्म में यहाँ पे नेलक्सोट्रियन देना होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि नार्कोटिक एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि इन द हाइपरटेंशन इज अ प्रोड्रग, आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बतानी है जो कि आपके हाइपरटेंशन में दी जाती है, ब्रेन में जाती है, इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर एक्शन देती है। सो ऑप्शन है आपके पास क्लोनिडीन, डोक्साजोसिन, मिथाइल डोपा एंड नाइट्रोप्रोसाइड। सो द करेक्ट आंसर इज मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा आपकी वो ड्रग है जो कि ब्रेन के अंदर इसके एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर के एक्शन देती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 20 that a consumption of shellfish harvested during the red tide due to a large population of dinoflaginate species is not be recommended. This is because the shellfish is likely to contain, क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक सेलफिश को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि रेड टाइड के अंदर यानी कि बहुत ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट स्पीशीज के पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर रेड टाइड जो जनरेट हुआ है उसके अंदर आपकी सेलफिश प्रोड्यूस हुई है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तब उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें कौन सी ड्रग नहीं लेनी चाहिए, है ना? क्यों? तो उस टाइम पे हमें कोई ड्रग नहीं लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सेलफिश में ऐसा क्या होता है? आर्सेनिक नहीं, बोटेलियम टॉक्सिन नहीं, साइनाइड नहीं, उसमें क्या होता है? सेक्सीटोसिन होता है, और सेक्सीटोसिन बेसिकली यहाँ पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम करता है, इसलिए हमको सेलफिश वहां पर नहीं लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक 35 साल की फीमेल है, अ 35-year old फीमेल हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट सफर्स ईच मंथ फ्रॉम पेन, discomfort and depression at the time of menses. She may benefit from the use of this selective inhibitor of reuptake of serotonin. बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एक 35 साल की फीमेल है जिसको ना कभी भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करी उसने, और उसके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन फील करती है, डिस्कम्फर्ट फील करती है, मूड स्विंग्स फील करती है। तो यहाँ पर हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए जो उसके सेरोटोनिन की रीअपटेक को सेलेक्टिवली इनहिबिट कर दें? तो आपके पास यहाँ पर ड्रग्स हैं एमिट्रिप्टाइलिन, बुप्रोपियोन, मिट्राजेपिन और पेरोक्सेटिन। तो यहाँ पर हम ड्रग कौन से देते हैं? पेरोजेंटिन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इफेक्ट ऑफ मस्कैरिनिक स्टिमुलेंट ड्रग? कि यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस बताए हैं, इनमें से मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके कौन सी, जब मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया जाता है तो क्या क्या एक्शंस देखने को मिलते हैं? कि पेरिस, देखो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं मतलब कि आपके एंटी कॉलिनर्जिक रिसेप्ट सॉरी कॉलिनर्जिक एक्शन देखने को मिलेंगे,
ठीक है, कोलिनर्जिक एक्शन यानी कि कुत्ता पीछे बढ़ना बंद हो गया है, तो अब क्या क्या होगा, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, डिक्रीज नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, नहीं सलाइवरी सिक्रीशंस भी बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन नहीं होगा, हाइपोटेंशन होगा, अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन होगा। और मायोसिस होगा, बिल्कुल सही, ये मायोसिस करेगा, और एंटीकोलिनर्जिक्स माइट्रियासिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 दैट द 4 stages of general anesthesia are distinctly seen with the use of, जब हम जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो उसकी 4 स्टेजेस होती है, वो किस ड्रग के केस में देखने को मिलती है, हेलुथेन, डाइथाइल ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड और एनफ्यूरिन। तो चारों स्टेजेस देखने को मिलती है आपकी ड्रग डाइथाइल ईथर के केस में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 24 that infusion of phentolamine into the cerebrospinal fluid of an experimental animal will appear the blood pressure lowering action of, क्या बोलते हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर ड्रग है, वो है फेंटोलामीन, बेसिकली क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, ठीक है। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हमने ये दिया, ये सीएनएस पर सीएसएफ फ्लूइड में गया, वहां पर हम एक एनिमल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो बीपी को कम करने के लिए हमने यहाँ पर फेंटोलामीन दी, ठीक है। तो कौन सी ड्रग है यहाँ पर जिसको यहाँ पर हम इस फेंटोलामीन के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तो ऑप्शन है आपके पास क्लोनिडीन, इनिलाप्रिल, ग्लूटोथायाजाइड और रेसरपिन। वैसे तो चारों ही आपके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज की जाती है, पर अगर हम फेंटोलामीन के साथ कॉम्बिनेशन में देना है तो क्लोनिडीन दे देंगे, क्योंकि ये भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर ही काम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 दैट ड्रग विच इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिलीफ 5 to 15 मिनट्स इंक्रीज इन द कार्डियक वीगल टोन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर जो हार्ट है उसमें हार्ट पर जो वीगल टोन होगा उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, है ना, मतलब उस पर जो वेगस नर्व का एक्शन है उसको हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या देंगे साथ में, डिगोक्सिन, इड्रोफोनियम, एर्गोटामीन या प्रालिडोक्सिन। तो यहां पर जो हम ड्रग देंगे वो है आपकी इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम क्या करेगी, यहाँ पर कोलिनर्जिक एक्शन देगी, और कोलिनर्जिक एक्शन के थ्रू कार्डियक वेगल टोन को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। वैसे हार्ट पर आपके डिगोक्सिन, इर्गोटामिन और ये भी पायरोलॉक्सिन, पायरिली प्रालिडोक्सिन तीनों ही ड्रग आपके हार्ट पर काम करती है, कार्डियक पर काम करती है, पर हमको यहाँ पे बोला है कि वीगल टोन को कौन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसलिए आइनोट्रोपिक इफेक्ट पूछा होता तो हम डिगोक्सिन लगाते हैं वहां पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 दैट द प्रोप्रानोल एंड हाइड्रिलाजीन, ठीक है, प्रोप्रानोल यानी कि बीटा ब्लॉकर और हाइड्रिलाजीन यानी बीटा ब्लॉकर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज कॉमन, दोनों ड्रग्स के साथ कौन सा इफेक्ट आपको कॉमनली देखने को मिलेगा, ये डायूरेटिक है बेसिकली, ठीक है, कि दोनों ही क्या करेंगे, कार्डियक वर्कफोर्स को कम कर देंगे। देखो बीटा ब्लॉकर तो कार्डियक वर्कफोर्स को कम करते हैं, ये सही बात है, पर हाइड्रोलाजीन नहीं करेगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट यहाँ पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिक्रीज मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये है कि दोनों ही जो है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं और दोनों ही ब्लड प्रेशर को कम करती है, ये बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, है ना, वेस्कुलर रेजिस्टेंस को यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, नहीं उसको तो कम करना चाहते हैं ना, तभी तो बीपी की कंडीशन ट्रीट होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 दैट टॉक्सिसिटीज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक डू नॉट इंक्लूड, जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो आपकी टॉक्सिसिटी करते हैं, और इस टॉक्सिसिटी के अंदर क्या आपके नहीं आता है, कि जैसे आपकी ड्रग है बुपिवाकेन, तो वो कार्डियक अरिदमिया और कोलैप्स करती है, नहीं, बुपिवाकेन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, लोकल एनेस्थेटिक है ये, ठीक है। सेकंड है कि जैसे लिग्नोकेन है, ये आपके कन्वर्जन एक्शन देती है, हार्ट रेट को करने का काम करती है एडिशनल में, तो ये। तीसरा है कि ये जो आपके लिग्नोकेन है ये डिजीनेस और सेडेशन करती है, नहीं। हाई फोर्थ है कि जो आपकी ड्रग है प्रोकेन,
वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के अंदर और स्ट्रोक्स के अंदर भी यूज की जा सकती है, सही बात है। वहां पर एक्चुअली ये क्या करती है कि जो लोकल एनास्थेटिक एक्शन देती है ना, उसके साथ में ये क्या करती है, ब्लड की जो फ्लो होती है, फ्लो रेट, उसको भी रिड्यूस कर देती है। इसी वजह से स्ट्रोक की कंडीशन में जब हैवी ब्लड लॉस हो रहा होता है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। दोबारा समझो, क्वेश्चन आपने गलत समझ लिया है, एक बार दोबारा समझो क्या कह रहे हैं कि लोकल एनास्थेटिक्स की टॉक्सिसिटीज के अंदर क्या नहीं आता है, कि कौन सी लोकल एनेस्थेटिक है जो ये पर्टिकुलर टॉक्सिसिटी नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो सही बात है कि भाई बुपिवाकेन अरिथमिया नहीं करेगी, लिग्नोकेन कन्वर्जन नहीं करेगी, ना सेडेशन करेगी, डिजीनेस करेगी। लेकिन प्रोकेन जब हम देते हैं तो यहाँ पर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन, स्ट्रोक की कंडीशन देखने को मिलती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 दैट बेंजोडाइजेपीन्स आर लेस इफेक्टिव इन, सबसे कम कब इफेक्टिव होते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर, बैलेंस एनेस्थीसिया रेजिमेंस के अंदर, इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ फिनासाइक्लिडीन ओवरडोज के अंदर, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ओसीडी के अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अंदर हमको यहाँ पर बेंजोडाइजेपीन्स जो होते हैं सबसे कम इफेक्टिव नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 29 that which one of the following drugs exerts its anticonvulsive effect by blocking the sodium channel in the neuronal membrane। इन चारों में से पहले तो एंटी कन्वर्जन इफेक्ट कौन कौन देती है? कार्बापेंटीन देती है, कार्बामाजेपिन देती है, डायाजेपाम भी देती है, ये नहीं देती है, सिटाजोलामाइड नहीं देती। तो पहले तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके न्यूरोनल मेम्ब्रेन में, न्यूरोनल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम चैनल को ब्लॉक कौन करती है? तो कार्बापेंटीन तो नहीं करती है, ठीक है। ये भी आपके क्लोरीन चैनल पे काम करती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्बामेजेपिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 that regarding the pharmacodynamic action of local anesthetics which one of the following statement is most accurate। अगर हम लोकल एनेस्थेटिक जो हमारी ड्रग है उसके फार्माकोडायनेमिक एक्शन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर फार्माकोडायनेमिक्स यानी उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स विद द एस्टर बॉन्ड, जिनमें एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, आर द वेसोडायलेटर्स। लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली वेसल्स को डायलेट करके काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, जो पोलराइजेशन होता है नर्व्स का उसको ब्लॉक करते हैं। सेकेंड है कि जो अमाइड्स होते हैं जैसे कि लिग्नोकेन कोज अ हाई इंसिडेंस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कि वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करते हैं, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चांसेस है पर बहुत ज्यादा नहीं है। थर्ड है कि प्रोटोजिनेटेड फॉर्म ऑफ सच ड्रग्स रेडिली पेनिट्रेट द बायोमेम्ब्रेन, कि इन ड्रग की जो प्रोटोजिनेटेड फॉर्म होती है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकने में कैपेबल होती है। नहीं, हमेशा आपको पता है लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही पेनिट्रेट कर पाएगी, प्रोटोजिनेटेड नहीं कर पाएगी, तो गलत बात है ना, इसके रिस्पेक्ट में नहीं, जनरली बात गलत है। तो फोर्थ है कि द आयोनाइज फॉर्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, जो लोकल एनेस्थेटिक्स की आयोनाइज फॉर्म होती है, इट कोजेज द यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज ऑफ सोडियम आयन चैनल। भाई तो मैंने कहा कि भाई लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक करके लोकल एनेस्थेटिक एक्शन देती है ना। वेसोडाइलेटिंग एक्शन इसका नहीं होता, इसका तो क्या होता है, ब्लॉकिंग एक्शन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पेशेंट इज ब्रॉट टू अबाउट इमरजेंसी रूम विच इज सफरिंग फ्रॉम एन ओवरडोज ऑफ एन इलिसिट ड्रग। She is agitated and she has disordered thought process, suffered from the paranoia, hearing voice, and the most likely drug responsible for this condition is। यहाँ पर हम ना एक ड्रग बतानी है हमको, एक फीमेल ले रही है उसको, तो उसको वो एक पर्टिकुलर टाइप की इलिक्सिट ड्रग है। इलिक्सिट ड्रग मतलब जो इलीगल ड्रग है ना, उसको नहीं ले सकते, जैसे कि आपके हशीश हो गया, हेरोइन हो गया, है ना, मीथा एम्फेटामीन हो गया, या गामा ब्यूटरेट हो गया, चारों ही आपके इलिक्सिट ड्रग है। अब आपको बताना है कि एक फीमेल उसको ले रही है तो उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया है, वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड, घबराहट फील करती है, उसको पैरानोइया भी हो गया है, उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो ये कंडीशन किसकी वजह से देखने को मिल रही है? तो करेक्ट आंसर इज मीथा एम्फेटामीन जो ड्रग है उसकी वजह से देखने को मिलती है ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 32 दैट मेंटल रिटार्डनेस, यानी कि वही हो गया आईक्यू का कम होना, ठीक है, माइक्रोसेफली एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ माइंड फेस रीजन इन द इन्फेंट्स, ध्यान रखो इन्फेंट्स,
इज एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक मैटरनल अब्यूज ऑफ, मैंने अभी पहले बताया था कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो लो आईक्यू बेबीज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है अल्कोहल का। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेंटल रिटार्डनेस और अंडर डेवलपमेंट किसकी वजह से देखने को मिलता है, इथेनॉल की वजह से। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आफ्टर इंजेशन ऑफ अ मील, अगर हम एक खाना खाते हैं, इंक्लूड जिसके अंदर क्या है, सार्डिनेस, चीज, रेड वाइन। ठीक है, ये आप ले रहे हो यहां पर मील के अंदर। अ पेशेंट इज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, और साथ में पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी ले रहा है, तो उसको ना क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गए हैं। तो ये कौन सी ड्रग है जो यहाँ पर जब हम लेते हैं, ठीक है, और खाने के बाद मतलब हमने खाना खाया, मतलब हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं, तो वो कौन सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो हम जब स्पेशली सार्डिनेस, चीज या वाइन के साथ लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलते हैं, यानी कि बीपी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन है आपके बूपी बुप्रियन, फ्लूजेंटीन, इमिप्रामीन या फेनिलाजीन। तो करेक्ट आंसर इज फेनिलाजीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अ वुमन इज टेकिंग हेलोपेरिडोल, एक ड्रग, एक हेलोपेरिडोल ले रही है, एक ड्रग यानी एंटी डिप्रेसेंट की ड्रग ले रही है, साइकोटिक ड्रग ले रही है, ठीक है, which develops a spectrum of adverse effects that include the amenorrhea galactoria syndrome। ठीक है, एक ड्रग ले रही है एक फीमेल जिसका नाम है हेलोपेरिडोल, ठीक है, हेलीपेरिडोल ड्रग ले रही है, उसके साथ में जब वो ये ड्रग ले रही है तो उसको कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर, ठीक है, तो उसको कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अमिनोरोइया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पा रहा उसको सही से, गिलेक्टोरोइया सिम्टम्स यानी कि जो मिल्क सिक्रीशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्फंक्शन यानी कि पार्किंसन भी उसको हो जा रहा है, ब्रेडिकाइनेसिया मतलब मूवमेंट सही से नहीं हो पा रहा, उसके अलावा मसल रिजिडनेस उसको हो रही है, ट्रीमर्स हो रहे हैं जब वो चुपचाप बैठी हुई है तब भी। उसने एक अपने साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, साइकाइट्रिस्ट ने उसको प्रिस्क्राइब किया एक न्यू एंटी साइकोटिक ड्रग, उसने पहले हेलीपेरिडोल ली थी ना, उसके साथ ये सारे सिम्टम्स आए तो उसको बंद कर दिया और दूसरी एंटी साइकोटिक ड्रग दी उसको, ठीक है, जो यहाँ पर इम्प्रूव नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शाइजोफेनिया, जो शाइजोफेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को यहाँ पर इंप्रूव करती है, एंड द साइड इफेक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकेज, और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके कुछ साइड इफेक्ट्स भी यहाँ पर देती है। सिंस वीकली ब्लड टेस्ट आर नॉट डीम्ड नेसेसरी फॉर द ड्रग्स प्रिस्क्राइब बाय द साइकियाट्रिस्ट इज प्रोबेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रेगुलर बेसिस पर ब्लड टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो कौन सी ड्रग है बेसिकली जो इन सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं किए बिना एंटीसाइकोटिक एक्शन यहाँ पर दे देगी? आपके ऑप्शन है बुप्रियन, क्लोजापीन, नेफ्राजोडीन और ओलेंजापीन। सो करेक्ट आंसर इज ओलेंजापीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि 24 ईयर्स ओल्ड मैन, 24 साल का एक लड़का है, एंड विच इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ पार्शियल सीजर्स हो रहे हैं उसको, ट्रीटेड विद द स्टैंडर्ड एंटी कन्वर्जेंट फॉर द सेवरल ईयर्स, ही इज करंटली टेकिंग वेल्प्रोइक एसिड, अभी वो वेल्प्रोइक एसिड ले रहा है, which is not fully effective, and his neurologist prescribe a new drug approved for the adjuvant use of a partial seizure. Unfortunately, the patient develops a toxic epidermal necrolysis, thus the new prescribed drug was, क्या बोल रहे हैं, 24 साल का पर्सन है, 24 साल का मैन है बेसिकली, उसको पार्शियल सीजर्स की प्रॉब्लम रही है, तो उसको वहां पर स्टैंडर्ड एंटी कन्वर्जेंट दिए जा रहे हैं कई सालों से, ठीक है, लेकिन अभी उसने रिसेंटली स्टार्ट किया है वेल्प्रोइक एसिड को लेना, जो कि इतनी इफेक्टिव नहीं है, और उसके न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि आप पार्शियल सीजर्स के लिए कोई दूसरी नई ड्रग ले लो, है ना। तो जब वो पेशेंट उसको लेता है तो अनफॉर्चुनेटली उसको एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो जाता है। तो वो कौन सी ड्रग है? तो आपके पास ऑप्शन है फेल्बामेट, गाबापेंटीन, लेमोट्रिजीन और
टियागाबीन। ठीक है, चारों ही ऑप्शन जो है आपके पार्शियल सीजर्स में यानी कि सीजर्स के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी ड्रग है जो एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस करेगी? सो करेक्ट आंसर है आपका फेल्बामेड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है ये कि द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ड्रग में रिप्रेजेंट अ नोवल अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स सिंस इट अपीयर्स टू एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट एट द अल्फा 2 एडिनोरिसेप्टर्स इन द सीएनएस। क्या बोल रहे हैं कि आपकी एक ड्रग है, ठीक है, उसको हम ले रहे हैं, कौन सी ड्रग है इनमें से वो बतानी है, जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। साथ ही वो क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो अल्फा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको एंटागोनाइज भी करती है। ठीक है, तो ऑप्शन है एमिक्सापिन, बुप्रियोन, सिट्रो सिटारोलोप्राम एंड मिट्राजेपिन। सो करेक्ट आंसर है आपका मिट्राजेपिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग इज एन इंडिकेशन इज एक्यूरेट। इनमें से कौन सी ड्रग है जिनके लिए हमारा हमारा जो यूज यहाँ पर मेंशन किया है ड्रग के साथ वो बिल्कुल सही है? कि एम्फेटामीन जो है वो अल्जाइमर्स डिजीज के डिमेंशिया के लिए यूज होती है? नहीं। बुप्रियोन जो है ये आपके साइकोटिक और एक्यूट एंजाइटी को ट्रीट करेगी? नहीं। वैसे एंटी एंटी एंजियोलाइटिक भी होती है ये, लेकिन क्रॉनिक वाले में यूज होगी। नेक्स्ट है फ्लूजेंटीन यूज्ड इन द इंसोम्निया। एंड फोर्थ है रोपीनिरोल यूज्ड इन अ पार्किंसन डिजीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट कि रोपीनिरोल जो है वो आपके पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 दैट द डोज ऑफ दिस इम्यूनोसप्रेसिव प्रोड्रग मस्ट बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन द पेशेंट्स who are taking the xanthine oxidase inhibitor that is allopurinol। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है जो कि इम्यूनो सप्रेसिव है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करती है, ये करती है, ये करती है, ये नहीं करती। मिथोट्रेक्सेट भी यूज करते हैं, और ये तीनों ही ड्रग है आपके जो जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को मतलब क्या कहते हैं उसमें, तीनों ही ड्रग है जो आपके यूज की जाती है गाउट के अंदर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी पर्टिकुलर आपकी ड्रग है जो कि जेंथीन ऑक्सीडीज एंजाइम को इनिबिट करती है ना, जो कि एलोप्यूरिनोल है। ठीक है, ये जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करके फंक्शन करती है। तो इसके साथ में कौन सी ड्रग देते हैं जो इसकी वजह से इस एंजाइम का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है? ठीक है, सारी इम्यूनोसप्रेसेंट है ये आपकी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तीनों इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करती है। तो कौन सी है जो रिड्यूस करती है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को कौन ज्यादा सप्रेस करेगा इन तीनों में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में? सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एजाथायोप्रिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्टली लाइकली टू कोज हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल को कौन कम कर देती है? विच इज यूज एज एन मोनोथेरेपी, इसको यूज करते हैं किसके लिए? टाइप 2 डायबिटीज के लिए। एकार्बोज, ग्लेपिजाइड, मिटफॉर्मिन और मिग्लीटोल चारों ही डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। सिंगल डोज होनी चाहिए और टाइप 2 के ट्रीटमेंट के लिए होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर, और सबसे ज्यादा यूज होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिटफॉर्मिन। Next है question number 40 that anticoagulant is needed immediately in the patients with the pulmonary embolism since there is some concern about the possible drug induced thrombocytopenia and the most appropriate drug for the parenteral administration of this patient is। क्या बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इन चारों में से एंटीकोगुलेंट कौन है? पहले तो सारे। अब आपको बताना है कि इनमें से इमीडिएटली पेशेंट को कौन से देंगे जब उसको पल्मोनरी इम्बोलिज्म हुआ है ना। और आपको ये बताना है कि साथ में जब हम ये देंगे तो हमारे को ड्रग देने पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि ब्लड के अंदर थ्रोम्बीन का लेवल देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसको ड्रग को हम पेरेंटली यानी आईवी रूट के थ्रू देंगे। तो करेक्ट ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शंस हैं क्लोपिडिग्रेल, इनोक्सोप्रीन, हिपेरिन एंड टाइक्लोपिरिडीन। ठीक है, टाइक्लोपिरिडीन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इनोक्साप्रीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल एनेस्थेटिक्स इज नॉट मेटाबोलाइज, बिना मेटाबोलाइज होकर ही काम कर देता है। तो ये सारी आपके जो रहेंगे ना, हेलोथेन, ईथर और आइसोफ्लूरेन,
ठीक है, इनका यहाँ पर आप देखो तो सेम कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड आपके इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं, इसको इनहेल किया जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और इफेक्ट देती है। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 दैट कंसर्निंग द मोर्फिन एंड हाइड्रोमोर्फिन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। मोर्फिन और हाइड्रोमोर्फिन का मतलब है जिसका आपने हाइड्रोलेज एंजाइम के साथ रिएक्शन कराई है, रिडक्शन कराया है यहाँ पर। मोर्फिन और उसकी जो रिड्यूस फॉर्म है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट है जो सही है कि हाइड्रोमोर्फिन इज मोर इफेक्टिव एनाल्जेसिक। अच्छा नहीं, बिल्कुल गलत। मोर कैसे होगी, लेस है वो तो, बिकॉज इट हैविंग स्मॉलर ED50। वो तो ठीक है कि अगर ED50 कम है ना, क्योंकि थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है तो मतलब उसका इफेक्ट आपके कम हो जाएगा, लेकिन ये कम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है नहीं, ये यहाँ पे ही गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकंड है कि दीज मोर्फिन एंड हाइड्रोमोर्फिन आर इक्वली पोटेंट, दोनों बराबर पोटेंसी की होती है। अच्छा, बिकॉज दे हैव द सेम Emax, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि मोर्फिन हैविंग अ ग्रेटर ED50 थर्स इट इज हैविंग लेस एनाल्जेसिक। क्या स्टूपिड बात है कि ED50 की वैल्यू ज्यादा है तो कम इफेक्टिव होगी, बिल्कुल गलत है। वैसे तो आपको पता है ना मोर्फिन ज्यादा इफेक्टिव है, तो पहले यही ढूंढना है हमको कि हाइड्रोमोर्फिन का ED50 कम होता है, इस वजह से इट इज अ मोर पोटेंट एनाल्जेसिक देन द मोर्फिन, और इसी वजह से ये मोर्फिन के कंपैरिजन में एक ज्यादा एनाल्जेसिक होती है। ठीक है, क्योंकि ED50 की वैल्यू कम है, ED50 की वैल्यू कम है मतलब कि इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो कम होगी और इफेक्ट इसका ज्यादा होगा। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 दैट मीपेरिडीन इज क्लासिफाइड एज। मीपेरिडीन कौन सी क्लास से आती है? मीपेरिडीन बेसिकली आपके नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ठीक है, ये क्या है आपके वीक एसिड, सॉल्ट, वीक बेस या नन ऑफ द बोथ। तो यहाँ पे डी में आ गया कि वीक बेस है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 44 that after the oral administration and a large percentage of a dose is excreted unchanged, the effect of alkalinization of urine will increase। देखो क्या कर रहे हैं, अगर हम ओरली ड्रग को ले रहे हैं और ड्रग का जो डोज है वो बिना मेटाबोलाइज हुए एज इट इज एक्सक्रीट आउट हो रहा है लार्ज परसेंटेज के अंदर, तो यहाँ पर यूरिन का एल्कलाइनेशन होगा। यूरिन जब एल्कलाइन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, विल इंक्रीज। अगर एल्कलाइन हो गया यूरिन तो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा नहीं, रेट ऑफ एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। आयनाइजेशन इन द ग्लोबुलर फिल्ट्रेट इज ग्रोथ, कि आयनाइजेशन बढ़ जाएगा नहीं, बेसिकली यहाँ पर रेट ऑफ एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि द अप्रोप्रिएट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मीपेरिडीन इज। मीपेरिडीन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ऑप्शन है आपके पास फिनाइल प्रोपाइल अमीन, पिप्राजीन, 4 फिनाइल पिप्रिडीन एंड नन ऑफ द अबव। ये डीन डीन से भी मैच कर सकते हो, 4 फिनाइल पिप्रिडीन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कैन कॉज मस्कैरिनिक रिसेप्टर सच एज ब्रेडिकार्डिया एंड इंक्रीज ग्लोमेरुलर सिक्रीशन। कि यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि मस्कैरिनिक रिस्पॉन्स देता है, यानी कि हार्ट रेट को कम कर देता है और ग्लोमेरुलर सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ट्यूबरकुलेनिन, सक्सिनाइल कोलिन, पेनक्विरेनियम और डेकामेथोनियम। पहली बात तो चारों ही आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है, और इनमें से स्पेसिफिकली बताना है जो ग्लोमेरुलर सिक्रीशन को बढ़ा रहा होगा। सो करेक्ट आंसर इज डेकामेथोनियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इन वॉलेटाइल सब्सटेंस दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, जिसको इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं। यहाँ पर अगर नाइट्रस ऑक्साइड आता तो वो सबसे पहले चूज किया जाता, लेकिन इसके अलावा है आपके पास थायोपेंटेन, हेलोथेन, एल्प्राजोलम और बसपिरोन। तो करेक्ट आंसर है आपका हेलोथेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे अगर आप एलिमिनेशन से लगाते ना तो ये लगाते, क्योंकि ये सेडेटिव हिप्नोटिक है, ये आपके साइकोटिक है, सारी अलग अलग क्लास की है वैसे तो, है ना। तो हमें सिर्फ इसके फॉर्मुलेशन के बारे में बताना था। तो हेलोथेन होते हैं जिसको हम वॉलेटाइल सब्सटेंस से इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 that the brief duration of action of ultra short acting barbiturate is due to a, कि यहाँ पर कौन सी आपकी ड्रग है जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है, यानी कि थायोपेंटिन हो गई जैसे कि मान लो, बार्बिचुरेट है और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आ रहा है, तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो बहुत कम होता है। क्यों?
क्योंकि स्लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द लीवर, क्योंकि लीवर के अंदर बहुत धीरे मेटाबॉलिज्म, लो लिपिड सॉल्युबिलिटी रिजल्टिंग इन मिनिमम कंसंट्रेशन इन द ब्रेन, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से नहीं, हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन प्लाज्मा बाइंडिंग, प्रोटीन प्लाज्मा बाइंडिंग ज्यादा होने की वजह से नहीं, फोर्थ है रैपिड रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू इट्स हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, एक्चुअली इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसीलिए फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट होकर के फटाफट से एक्ट कर देती है, इसी वजह से इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है और ये होती है आपकी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट। So the correct answer is option number B. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आर, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि पार्किंसन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं दैट द डायरेक्ट एक्टिंग डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट एवेंटाडीन मिमिक्स द एक्टिविटी ऑफ स्टेटल डोपामीन, की जो डायरेक्टली डोपामिनर्जिक एगोनिस्टिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करके जो एवेंटाडीन होती है आपकी ड्रग, वो डोपामीन की एक्टिविटी की मिमिक्री करती है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होकर के डोपामीन की एक्शन करती है, नहीं, गलत है ये बात। नेक्स्ट है कि द एंटी मस्कैरिनिक एक्टिविटी ऑफ डाइफिनहाइड्रामीन contributes to the restoration of strategic dopaminergic cholinergic neuronal balance, कि भाई डाइफिनहाइड्रामीन जो आपकी ड्रग होती है वो एंटी मस्कैरिनिक एक्शन देती है, यानी कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और ब्लॉक करके डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक बैलेंस बनाती है, क्योंकि एक्चुअल में पार्किंसन में क्या होता है, डोपामीन का लेवल कम हो जाता है और कोलिनर्जिक का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर कोलिनर्जिक के एक्शन को इनिबिट किया जाता है और डोपामीन के एक्शन को बढ़ाया जाता है, तो इसके अंदर डाइफिनहाइड्रामीन यूजफुल होती है, सही बात है ये। स्टेटल H1 रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड बाय द एंटीहिस्टामिनिक्स लाइक ट्राइहेक्साइल पाइरिडल, तो क्या करें, सही बात है, मतलब ये ठीक है कि भाई जो ट्राइहेक्साइल पाइरिडाइल आपकी ड्रग है एंटीहिस्टामिनिक भी होती है और H1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, तो उसका लेकिन पार्किंसन से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। बात सही है लेकिन रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है द इर्गोलाइन ब्रोमोक्रिप्टीन जो आपकी ड्रग है, ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ स्टेटल डोपामीन फ्रॉम द इंटेक्ट टर्मिनल, टर्मिनल से रिलीज कराती है, नहीं, ठीक है, वैसे सही बात है कि ये वो है आपके सिंथेटिक हार्मोन लेकिन ऐसा नहीं है कि टर्मिनल से डोपामिनर्जिक स्टोर रहेगा और उसको रिलीज कराएगी, ऐसा कुछ नहीं हो करेगी, तो यहाँ पर ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर जो आपके पार्किंसन के ट्रीटमेंट में एंटी मस्कैरिनिक ड्रग होगी वो अपना एक्शन देगी। नेक्स्ट आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि इन द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ लिवोडोपा एक्सेप्ट, लिवोडोपा के क्या क्या इफेक्ट हैं, एक है जो नहीं होगा, वो क्या है कि सिरेरोइया देखने को मिलता है, सही बात है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, सही बात है, डिल्यूजन्स कंफ्यूजन्स और डिप्रेशन भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या नहीं होता, लिविडा रेटिकुलेरिस नहीं देखने को मिलता, सो करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि हम बहुत देर तक बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारे जो जॉइंट्स है ना वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सेट हो गए, अब हम उसको सडनली चेंज करेंगे, हम खड़े होंगे, पोजीशनिंग हमारी चेंज होगी, तो उसकी वजह से सडनली चक्कर आएंगे, बीपी कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, जो लिवोडोपा के साथ देखने को मिलता है। साथ ही ये ब्रेन पे काम करता है, इस वजह से डिल्यूजन कंफ्यूजन और डिप्रेशन जैसे साइड इफेक्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिवुडा रेटिकुलरिस। ठीक है, तो ये हुए हमारे अगेन 50 एमसीक्यूज 4th यूनिट से रिलेटेड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।